थैंक यू अध्यक्ष महोदय साहब। अभी जो विपक्ष के एक नेता ने बात रखी, मैं विस्तार से उनकी बात का जवाब भी देना चाहूँगा और कुछ कानून की मदद लेते हुए खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 में लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसने ये तय किया कि दिल्ली में वास्तव में मुख्यमंत्री की सरकार चलेगी कि उपराज्यपाल की चलेगी, उस विषय में भी जाते हुए विस्तार से अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम अक्सर ये बात कानून में देखते हैं, सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अक्सर ये कहते हैं दैट यू कैनॉट डू समथिंग इनडायरेक्टली दैट कैनॉट बी डन डायरेक्टली। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी घुमाकर नहीं कर सकते। इन्होंने कोशिश करी 2015 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की, इनको मुंह की खानी पड़ी। 2020 में फिर एक बार इन्होंने कोशिश करी, फिर मुंह की खानी पड़ी। सत्ता हाथ से चली गई। दशकों से ये दिल्ली की सरकार नहीं चला पा रहे। तो जब इन्हें ये बात समझ में आ गई कि हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पे डायरेक्टली एक चीज नहीं कर सकते, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इस सरकार पे कब्जा करना चाहते। मैं ये बता दूं, जो अभी और भी कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा कि हो सकता है कि आज से कई दशकों बाद यहां किसी और पार्टी की सरकार हो, आपकी पार्टी की सरकार भी हो सकती है, लेकिन ये कानून जो केंद्र सरकार GNCTD अमेंडमेंट कानून जो लाई है 2021 में, ये कानून इस चेंबर में बैठे, इस ऑगस्ट हाउस में बैठे हर सदस्य को, हर लॉ मेकर को, हर लेजिस्लेटर को आने वाले हर समय के लिए लेजिस्लेटिवली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपोर्टेंट बना देता है। विधीय रूप में और प्रशासनिक तौर पे हम सबको, जितने भी सदस्य इस हाउस में बैठे हैं और आने वाले समय में भी बैठेंगे, उन्हें नपुंसक बना देता है। ये कानून केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के लैंडमार्क जजमेंट के खिलाफ ही नहीं है। ये कानून संविधान के खिलाफ है और संविधान की मूल भावना, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें सबसे अहम तवज्जो दी जाती है फेडरलिज्म को, संघीय ढांचे को। ये संघीय ढांचे की हत्या है, केवल एक प्रहार नहीं है, ये फेडरलिज्म पे एक बहुत बड़ा अटैक है। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा कि 1956 में कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 91 में असेंबली बनाई गई, आर्टिकल 239AA को संविधान में लाया गया, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की अरविंद केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई, उसके बाद से ही बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और उन्होंने उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार को रोजमर्रा के कामों में परेशान करने का, हस्तक्षेप करने का काम शुरू किया। हमने हाईकोर्ट में इनके नापाक इरादों को चैलेंज किया। हाईकोर्ट में हम वो बहस हार गए, इनके हक में फैसला आया। हमने फिर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 2018 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की कोई साधारण बेंच नहीं, बल्कि संवैधानिक बेंच ने, एक संवैधानिक पीठ ने, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक स्वर में यह बात कही कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार चलाएगी, दिल्ली को चुने हुए मंत्री, उनका मंत्रियों का मंत्रिमंडल जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, वो चलाएगी, और उपराज्यपाल किसी भी प्रकार से चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एंट्री 1 to N18, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। अब इन्होंने, जब ये सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए, तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए इन्होंने आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, मोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया संसद में पेश किया। उसे अपने ब्रूट मेजॉरिटी और बाहुबल का प्रयोग करते हुए पास कराया और दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या कर दी। इन्होंने जो कानून पेश किया, उसमें मोटे मोटे तौर पे, मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटे मोटे तौर पे 5 आपत्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली आपत्ति, सेक्शन 21 में इन्होंने कहा
कि द टर्म गवर्नमेंट इज बीइंग रिप्लेस्ड विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है, जो गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग है, हम उस शब्द को हटा के फॉर ऑल पर्पसेस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस कह देते हैं कि सरकार का मतलब उपराज्यपाल, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली की जनता किसको चुनती है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, उनको वोट देती। आप कहते हैं कि इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड, जो केंद्र सरकार ने अपना एक प्रतिनिधि, एक नॉमिनी बिठा दिया, अब उसकी सरकार है, वो चलाएगा। तो ये हाउस और हम सब केवल एक पावरलेस डिबेटिंग सोसाइटी बन के रह गए। हम ये आएंगे, एकेडमिक तौर पे बहस करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि सरकार तो उपराज्यपाल की है, सरकार तो वो चलाएंगे। और जब मैं उपराज्यपाल कह रहा हूं, मेरा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। उपराज्यपाल साहब बहुत आदरणीय है, सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं ऑफिस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहा हूं। आपने डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया दिल्ली की जनता को यह कानून लाकर, और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान जब राइट टू लाइफ हमें देता है, हमें पर्सनल लिबर्टीज देता है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देता है, उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में राइट टू वोट भी आता है, फंडामेंटल राइट है वो हमारा। आपने वो राइट टू वोट दिल्ली की 2 करोड़ आबादी का छीन लिया कि आप जो बटन दबाकर, ईवीएम मशीन पे झाड़ू का बटन दबाकर जो सरकार चुनोगे, उस सरकार के पास कोई शक्ति नहीं होगी, वो शक्ति विहीन होगी। और आपने एक योजनाबद्ध तरीके से डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, यानी कि दिल्ली के लोगों के मत डालने के अधिकार को पूरी तरीके से तार तार कर दिया। दूसरी आपत्ति, इन्होंने सेक्शन 33 में यह कहा कि दिल्ली विधानसभा जो भी कानून बनाएगी, रूल्स बनाएगी, कानून नहीं, रूल्स बनाएगी, वो रूल्स लोकसभा के रूल्स के कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, इसकी जांच होगी। और अगर इनकंसिस्टेंट पाए जाएंगे तो दिल्ली विधानसभा के जो रूल्स हैं उनकी कोई तवज्जो नहीं रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई कानूनी उसकी औकात नहीं रहेगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहली बार हम ये सुन रहे हैं कि किसी भी रूल या किसी भी कानून को हम भारत के संविधान से, भारत के संविधान का चश्मा पहनकर उसे नहीं देखेंगे कि यह रूल जो बनाया है आपने ठीक बनाया है कि गलत बनाया है। हम लोकसभा के रूल्स देखेंगे। ये तो आज तक कभी नहीं हुआ। हर कानून का या हर रूल का जो टेस्ट किया जाता है, उसे भारत के संविधान से टेस्ट किया जाता है कि क्या संविधान इसकी अनुमति देता है कि नहीं देता। ये कहते हैं संविधान से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली की विधानसभा जो रूल्स बनाएगी, वो अगर लोकसभा के रूल से इनकंसिस्टेंट है तो दिल्ली की विधानसभा के रूल्स जो हैं उन्हें इनवैलिड कहा जाएगा, वॉइड कहा जाएगा, यहां तक कि वॉइड ab initio कहा जाएगा। इसके बाद ये लोग एक और प्रावधान लाए जिसके बारे में अभी बीजेपी के एक विधायक बात रख रहे थे, जो इंक्वायरीज जो असेंबली कंडक्ट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव विषयों पर, उससे संबंधित है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो केवल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के हस्तक्षेप के बारे में बात कर रहे हैं और किसी चीज के हस्तक्षेप के बारे में नहीं बात कर रहे। तो मैं जरा विस्तार से आपको सबसे पहले तो अमेंडमेंट पढ़ के सुना दूं, ये क्या अमेंडमेंट लाए हैं उसके बारे में उसके बाद बताऊंगा। सेक्शन 33 में ये प्रावधान लाते हैं, अमेंड करते हैं उसे, और ये 4 लाइनें जोड़ देते हैं। प्रोवाइडेड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट मेक एनी रूल to enable itself or its committees to consider the matters of day-to-day administration of the capital। यानी कि दिल्ली की विधानसभा कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती अपने लिए या अपनी किसी कमिटी के लिए जो कि रोजमर्रा के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के विषयों पर कोई भी काम कर सके, और कंडक्ट इंक्वायरीज इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, और कोई इंक्वायरी भी नहीं कर सकती किसी भी प्रशासनिक विषय पे दिल्ली के। तो अगर दिल्ली की विधानसभा दिल्ली के प्रशासनिक विषयों पर, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के विषयों पे ना काम कर सकती है, ना इंक्वायरी कर सकती है, ना सवाल पूछ सकती है, तो कौन सी
सूबे के या कौन से देश के विषय में, हम कोई नाइजीरिया और युगांडा के विषय में तो बात नहीं करेंगे इस विधानसभा में, दिल्ली के विषयों के बारे में बात करेंगे। ये लिखा है इसमें स्पेसिफिकली कि दिल्ली के विषय में हम बात नहीं कर सकते इस विधानसभा में। अगर दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि, दिल्ली विधानसभा के सदस्य दिल्ली के रोजमर्रा के प्रशासनिक विषयों पर बात नहीं करेंगे तो क्या युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान के विषयों पर बात करेंगे? किसके बारे में हम बात करेंगे? और ये लोग आगे कहते हैं कि कोई इंक्वायरी करने की भी ताकत दिल्ली विधानसभा की किसी समिति के पास नहीं है। अब अध्यक्ष जी, आज से कुछ महीने पहले दिल्ली में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए। उस दंगों के बाद आपने एक समिति का गठन किया जिसे कहा गया शांति सद्भाव समिति, कमिटी ऑन पीस एंड हार्मनी। आपने उसका कार्यभार और उसकी प्रोसीडिंग्स को चेयर करने का मौका मुझे दिया और हमने बड़े ही कमिटमेंट के साथ, बड़े समर्पण भाव से उस समिति की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कई विटनेसेस उसके सामने आए, विटनेसेस ने अपनी बातें रखी और हम बहुत अहम कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे थे। उसी बीच फेसबुक, जो एक इंटरमीडियरी है, उसका विषय आया। उसके ऊपर जो विटनेसेस आए उन्होंने आरोप लगाया कि फेसबुक के चलते कहीं ना कहीं ये दंगा भड़का है, ऐसे आरोप सामने आए। उसके बाद समिति के तमाम सदस्यों ने बैठकर यह फैसला लिया कि हम फेसबुक के जो इंडिया हेड हैं उनको इस कमेटी के सामने आने के लिए समन्स जारी करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, उस समिति के सामने आए और अपना पक्ष रखें। अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लग रहे हैं कि दंगा उसने भड़काया या उसकी संस्था ने भड़काया, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कि एक बार उन्हें मौका दिया जाए, वो विधानसभा की उस समिति के सामने पेश हों और अपना बयान अब समिति के सामने रखें। हो सकता है कोई अच्छे सुझाव वो रख दें आने वाले समय के बारे में। लेकिन उन महोदय ने और उस कंपनी फेसबुक ने ये सोचा कि हम, क्योंकि संसद की एक समिति के सामने पहले पेश हो चुके हैं और ये संसद की समिति के विचाराधीन है मामला, तो हम दिल्ली विधानसभा की एक छोटी सी विधानसभा और छोटे से लोगों के सामने पेश होकर क्या करेंगे। उन्होंने उन समन्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कई हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली और अभी कुछ ही हफ्ते पहले, जुलाई के पहले हफ्ते में, वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और मैं इस सदन में बैठे हर विधायक को, ऑनरेबल मेंबर को बधाई देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों के हक में और तमाम विधायकों की शक्तियों को रिस्टोर करते हुए फैसला दिल्ली विधानसभा के पक्ष में लिया। आप सब और दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस बधाई के पात्र हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के उस कई 100 पन्नों के जजमेंट में कहा गया, उसमें से मैं बस 2-3 छोटे पॉइंट्स आपको पढ़ के बता देता हूं, वो भी संक्षेप में। पहली चीज उन्होंने कही, दैट आर्टिकल 239AA envisages a constitutionally mandated legislative assembly and a responsible elected government। कि 239AA में विधानसभा, एक जिम्मेदार विधानसभा और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की परिकल्पना करी गई है। दूसरा उन्होंने कहा, द पावर्स एंड प्रिविलेजेस of the Legislative Assembly of NCT of Delhi is akin to Parliament and other state legislatures। यानी कि दिल्ली विधानसभा की और दिल्ली विधानसभा की समितियों की जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो वही हैं, वो उतनी मजबूत हैं, उतनी ताकतवर हैं जितनी संसद की समितियों की और इस देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनकी समितियों की शक्तियां हैं। यानी कि अगर आप लोग, बीजेपी के लोग, केंद्र में बैठी सरकार यह सोचती है कि संशोधन करके वो हमारी शक्तियां छीन लेगी, तो केवल हमारी शक्तियां नहीं, फिर तो पार्लियामेंट और सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स की शक्तियां भी छीनी जाएंगी। यह बात साफ तौर पे निकल कर आई। तीसरी चीज इन्होंने कहा इस कानून में, दैट द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 239AA, that is the constitution itself which is the source of power, not the provisions of GNCTD। यानी कि जो शक्तियां हमें मिली हैं वो भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें वो शक्तियां देता है। GNCTD एक्ट और ये अमेंडमेंट बिल और ये 4 पन्ने के कानून, ये जो लोग अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, इनसे हमें शक्तियां नहीं मिलती।
हमें जो शक्ति मिलती है वो भारत का संविधान देता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिंता मत करो, ये क्या लिखा है इस एक्ट में, 4 पन्ने का कागज ये लोग लेकर घूम रहे हैं। आपको शक्तियां संविधान देता है, आपकी कमेटी को शक्ति भारत के संविधान ने दी है और आपकी कमेटी मजबूत है, आपकी विधानसभा मजबूत है। फिर आगे वो जजमेंट में कहते हैं, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द दिल्ली असेंबली इट्स कमिटीज इज टू कीप द गवर्नमेंट इन चेक। हम लेजिस्लेचर हैं, सरकार एग्जीक्यूटिव है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर में जिसकी बात होती है, सरकार अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है। ये 3 स्तंभ हैं। हम लेजिस्लेचर हैं, भले ही आम आदमी पार्टी के मेंबर्स क्यों ना हो, लेकिन आज हम लेजिस्लेचर, हम लेजिस्लेटर्स हैं, लेजिस्लेचर का हिस्सा हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से सवाल पूछें, जिसका जिक्र अभी सौरभ जी भी कर रहे थे। हम सरकार से सवाल पूछेंगे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछेंगे, रोजमर्रा के प्रशासनिक जिम्मेदारियों और पॉलिसी डिसीजंस के बारे में पूछेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए लोगों ने चुन के हमें भेजा। आप ये शक्ति भी हमसे छीनना चाहते हो कि हम अपनी सरकार से ही सवाल ना पूछें। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आप भी नहीं पूछ पाएंगे। आपके तो 8 ही बचे हैं बेचारे, वो भी नहीं पूछ पाएंगे। और आखिर में बहुत महत्वपूर्ण अध्यक्ष जी, जो मैं कहूं इस जजमेंट में सबसे जरूरी चीज जो दी गई है, और इतनी क्लैरिटी तो शायद बहुत सदस्यों को नहीं थी, शायद मुझे भी कम थी, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद और मिल गई, वो ये है that the power of Delhi Assembly is not limited to only questioning the government, but includes within its remit to summon private entities in relation to all aspects of governance in Delhi. यानी कि दिल्ली विधानसभा की जो समिति है वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी, जैसे कि फेसबुक के अध्यक्ष को, बुलाने की शक्ति और क्षमता रखती है और कानून तहत बुलाया जा सकता है और दिल्ली के किसी भी विषय पे बात करी जा सकती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हो सकता है कि हमारी विधानसभा आर्टिकल 1, 2 और 18 लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पे कानून नहीं बना सकती, लेजिस्लेट नहीं कर सकती, लेकिन हमारी समितियां इन विषयों से संबंधित किसी भी मसले पर, चाहे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हो या फेसबुक इंडिया का मालिक हो, सबको बुला सकती है। हमारी समितियां शक्तिशाली हैं। आगे एक चौथी आपत्ति जो हमारी इस अमेंडमेंट बिल से रही, अमेंडमेंट कानून बन गया अब तो उससे रही, वो ये है, और बड़ी मजेदार चीज है, आप सुनिएगा, जिसका जिक्र अभी बीजेपी के भी विधायक कर रहे थे। इन्होंने सेक्शन 25 को अमेंड कर दिया जीएनसीटीडी एक्ट के, और कहा कि पहले तो उपराज्यपाल के पास वो शक्ति थी, 24 को, 25 को नहीं 25 को, सुन लीजिए मेरी बात, मत रिसर्च करके आया हूं। सेक्शन 25 में उन्होंने उपराज्यपाल को ये ताकत दे दी कि वो अब कोई ऐसा विषय जो इंसिडेंटली भी रिजर्व सब्जेक्ट्स को छूता है, वो उन विषयों को अपने विचाराधीन रख सकते हैं, सरकार के पास नहीं दे सकते और उस पर हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते। मैं थोड़ा क्लैरिटी इस पे देना चाहूंगा। सेक्शन 25 ऑफ द जीएनसीटीडी एक्ट परमिट्स द एलजी टू रिजर्व सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि भैया हमने कोई कानून पास कर दिया जो उपराज्यपाल को लगता है रिजर्व सब्जेक्ट्स से छूता है, तो वो उस पर अपना रिजर्व, उस पर राइट रिजर्व करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, उनके विचाराधीन छोड़ सकते हैं। उसमें अमेंडमेंट कर कहा गया एलजी ऑल्सो टू रिजर्व दोज बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट which incidentally cover any matter outside the purview of the legislative assembly। यानी कि आज मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई मुद्दा इस विधानसभा के विचाराधीन लाया गया, तो उपराज्यपाल कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, ये तो मैं राष्ट्रपति को भेजूंगा, आपने अगर कानून भी पारित कर दिया। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद मान लीजिए हम स्कूल बनाना चाहते हैं, उस पर कुछ कानून लाते हैं, उपराज्यपाल बोल सकते हैं कि स्कूल बनाना इंसिडेंटली लॉ एंड ऑर्डर के विषय को भी छूता है, तो वो स्कूल बनाने का भी जो कानून है हम इसको भी राष्ट्रपति को सौंप रहे। इंसिडेंटली मतलब अब उपराज्यपाल जो है उनकी विम्स एंड फैंसी चलेंगी,
वो सुबह उठकर सोचेंगे कि ये विषय शायद इंसिडेंटली लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड से कहीं ना कहीं छूता है। जमीन से तो हर मसला ही छुएगा। अस्पताल बनाओ वो भी जमीन पे बनता है, स्कूल बनाओ वो भी जमीन पे बनता है, यूनिवर्सिटी बनाओ वो भी जमीन पे बनती है, तो जमीन से तो हर मसला छुएगा। तो इंसिडेंटली आप अगर किसी भी चीज को छू दोगे तो आपके विषय में वो नहीं आएगा और वो हम राष्ट्रपति जी के लिए विचाराधीन रख देंगे। अब इस विषय में आप बोलिएगा अपने समय पे। अब इस विषय पे मैं बहुत दूर नहीं जा रहा। इसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये जो फेसबुक इंडिया का अजीत मोहन वाला निर्णय आया, इस जजमेंट में सुनिए सुप्रीम कोर्ट। विजेंद्र जी अब सुन लीजिए जरा। विजेंद्र जी आप बोल रहे थे, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। विजेंद्र तो अभी तो बाद में कर लीजिएगा। तो उनको बीच में उनकी बीच में लय टूटती है भाई। अब सुनिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो। तारीफ करने आगे, के लिए एक आगे। मिनट दे देंगे आपको। हाँ, आपकी मंशा भी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके पीछे क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये फेसबुक वाला मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट वाले भी समझ गए कि ये जो बात कही जा रही है इंसिडेंटली वाली, इसको भी शायद क्लैरिफाई कर देना चाहिए, और उन्होंने इस विषय को क्लैरिफाई किया है। मैं छोटे से 2 पैरा पढ़ना चाहूंगा जिससे यह समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि जो चीजें अपेरेंटली प्रत्यक्ष रूप से भी, जैसे कि दंगा फसाद, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का विषय है, लेकिन उन विषयों पर भी दिल्ली विधानसभा के विधायक चर्चा कर सकते हैं, उनकी समिति उस पर गंभीरता से संज्ञान ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है, काम कर सकती है। आखिरकार हम सब दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारी कोई जवाबदेही है लोगों के प्रति। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट कहता है द असेंबली डज नॉट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिंग, केवल कानून बनाना हमारी कोई एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है। देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस which can form part of essential functions of the legislative assembly, and consequently the peace and harmony committee in the larger context of the peace and harmony goes much beyond law and order and police, more so in view of the on ground governance being in the hands of the Delhi government. यानी कि पीस एंड हार्मनी का जो पूरा दायरा है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो एम्बिट है हमारा, वो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस से कहीं बड़ा और कहीं विशाल है, बहुत ब्रॉड है, और हमारे पास पूरी शक्ति है, पूर्ण शक्ति है किसी भी व्यक्ति को अपनी समिति के सामने पेश करने की। ये कहते हैं वी आर ऑफ द व्यू दैट बिकॉज ऑफ द परवेसिव इंपैक्ट ऑफ राइट्स द कमिटी कुड लेजिटिमेटली अटेंड टू सच grievances encompassing various elements of public life. Thus, it would be entitled to receive information, deliberate on the same, to examine their bearing on peace and harmony without transgressing into fields of the reserved subjects for the union government. यानी कि आपके विचाराधीन ये सारे विषय लाए जाएंगे, आप इसे एग्जामिन कर सकते हैं, इस पे बहस कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, एविडेंस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और आप कह रहे हैं ये विषय तो छोड़ो, हम तो स्कूल, क्योंकि वो जमीन पे बनता है, अस्पताल जमीन पे बनती है, वो सारे विषय भी उपराज्यपाल हमसे छीन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये कानून लाए मार्च 2021 में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जुलाई 2021 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पढ़े आपके कानून, अखबार में भी पढ़ा, बेयर एक्ट भी पढ़ा, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मन में जो इच्छा थी, जो भावना थी, जो भारत के संविधान की रक्षा करने की जो उन्होंने कोशिश की, वो इस जजमेंट में नजर आता है। जब ये एक्ट चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, तब तो इसे फाड़ के कचरे के डब्बे में फेंका ही जाएगा। इस विषय में मुझे नहीं लगता किसी भी सदस्य को कोई कंफ्यूजन है। और आखिर में अध्यक्ष जी, जो 5वां सबसे बड़ा इशू, आपत्ति इस जीएनसीटीडी अमेंडमेंट 2021 कानून से हम सबको है, वो ये है कि अमेंडमेंट कानून में एक प्रोवाइजो डाला गया सेक्शन 44 में, और वो ये कहता है, बड़ा ही दिलचस्प है, जिस भी बेचारे व्यक्ति ने लिखा है उसकी अंग्रेजी भी थोड़ी कमजोर रही होगी। वो लिखता है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इन परसुएंस ऑफ अ डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, the lieutenant governor under any law and force in the capital may ask
the opinion of the Lieutenant Governor in terms of provisos section clause 4 of Article 239AA of the Constitution shall be obtained on all such matters as may be specified by a general or a special order by the Lieutenant Governor. यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद बताएंगे कि ये जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव निर्णय लेने जा रहे हो, इस विषय को मेरे पास भेजो, इस पर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, और जब मैं अपनी ओपिनियन दूंगा उसके बाद ही आप इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। यानी कि दिल्ली की कैबिनेट कोई फैसला ले ले या हमारे कोई मंत्री जी फाइल पर कोई फैसला ले लें, उस फैसले को लागू होने से पहले एलजी बीच में कूद सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये लागू नहीं होगा, पहले ये फाइल को मेरे पास भेजो, इस कैबिनेट डिसीजन को मेरे पास भेजो, मैं इस पर ओपिनियन दूंगा और मैं बताऊंगा। अक्सर हम ओपिनियन कब लेते हैं? अगर मान लीजिए मुझे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं किसी बड़े आदमी के पास जाकर उसकी ओपिनियन लूंगा। विधानसभा को कोई डाउट है, हमारे लीगल कंसल्टेंट है, उनसे ओपिनियन लेते हैं। यहां उपराज्यपाल कहेंगे कि मैं बताऊंगा कौन से विषय पे आपको ओपिनियन लेनी है और ओपिनियन भी मैं ही दूंगा। कमाल है। और इसके चलते संविधान की मूलभूत भावना और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, उसकी भावना को तार तार करती है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया बहुत लंबा था, 250-300 पेज का था, उसमें 3 मुख्य बातें कही गई। मैं जजमेंट नहीं पढ़ रहा, मूल भावना उस आदेश की समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली चीज कही गई, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग वेस्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स who are the direct representatives of the people of Delhi। यानी कि निर्णय लेने की शक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, वो सुप्रीम है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए हैं। उपराज्यपाल के पास नहीं है पावर, ये जजमेंट कहता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू टेक एनी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस and if at all and is at all bound by the aid and advice of the council of ministers। यानी कि उपराज्यपाल के पास अपनी ओर से कोई भी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एड एंड एडवाइस है उस पे उन्हें हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, वो बाउंड हैं। जैसे अन्य राज्यों के गवर्नर होते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की कोई सरकार कोई फैसला लेती है तो गवर्नर को, चाहे वो उन्हें पसंद आए फैसला ना पसंद आए, साइन करना पड़ता है। भारत सरकार कोई फैसला लेती है तो राष्ट्रपति जी को साइन करना पड़ता है उस फैसले पे। उसी हिसाब से उपराज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है फैसला लेने की। अगर चुनी हुई सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई फैसला लेते हैं तो उपराज्यपाल को उसे स्वीकारना, उस पर अपने हस्ताक्षर करने। और सबसे जरूरी पॉइंट अध्यक्ष जी, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड of all decisions of the council of ministers। the concurrence of the lieutenant governor is not required in these decisions। यानी कि उपराज्यपाल को सिर्फ सूचना देनी है सरकार को, हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, कि हमने उपराज्यपाल साहब ये फैसले ले लिए हैं। केवल इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, यही है केवल उपराज्यपाल का काम। उपराज्यपाल की सहमति नहीं चाहिए। The concurrence of the lieutenant governor is not required in these matters। एक मिनट, is not required in these matters। आप सुन नहीं रहे। नहीं, और मैं 2018 में सुप्रीम और मैं मोमेंटम खराब करते हैं। आपका ध्यान कहीं उन्होंने और मैं खुद बोला, उन्होंने 2018 का डिसीजन नहीं बताया, उन्होंने भैया बताया, उन्होंने रिकॉर्ड में 2018 का। आपको पता नहीं क्या परेशानी है। बताओ, हमारे पास पर्याप्त समय है। मैं उस बस समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष जी। और मैं जिस जजमेंट की बार बार जिक्र कर रहा हूं, 2018 का जजमेंट जो संवैधानिक पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो क्या कहता है, मैं 1-2 पैराग्राफ पढ़ के, और मैं एक और चीज बता दूं, ये बारी बारी एक्ट के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के निर्णय को ध्वस्त करने के लिए कोई कानून लाया जाए, क्योंकि यह हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट खुद यह कहता है कि अगर हमने कोई निर्णय दिया, वो सरकार को नहीं पसंद आया, तो एक कानून के माध्यम से आप हमारे जजमेंट को
ओवरटर्न नहीं कर सकते। आपको उस कानून, उस जजमेंट का जो बेसिस है, उस बेसिस को, उस नींव को हिलाना होगा। अगर आपने उस नींव को हिला दिया तो शायद हमारा जो निर्णय है, जो जजमेंट है, वो गिर जाए। लेकिन आप एक कानून, एक जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लाकर संवैधानिक पीठ के निर्णय को ध्वस्त नहीं कर सकते, निरस्त नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। यानी कि आप संवैधानिक तौर पे अमेंडमेंट लाते, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस होती, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन एक्ट के चलते आपने एक एक्ट के जरिए संविधान को बदलने की कोशिश करी और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को शक्ति विहीन करने की कोशिश करी। और अब मैं अंत में 2-3 पैराग्राफ पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा। अध्यक्ष जी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब हुआ करते थे, जो इस संवैधानिक पीठ के सबसे सीनियर जज थे, उस समय चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा, और बड़ी इनको ध्यान से सुनना चाहिए, द मीनिंग ऑफ एड एंड एडवाइस एम्प्लॉयड इन आर्टिकल 239AA has to be construed to mean that the Lieutenant Governor of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. The Lieutenant Governor has not been entrusted with any independent decision-making power. He has to either act on the aid and advice of the Council of Ministers, or he is bound to implement the decisions taken by the President on a reference made to him. यानी कि अगर आपको कोई भी दिल्ली सरकार के फैसले से सहमति नहीं है तो आप राष्ट्रपति जी को दे दो, लेकिन वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस में। ये नहीं कि रोज हम कहेंगे स्कूल बनाएंगे और राज्यपाल कहेगा स्कूल नहीं बनाएंगे। दिस इज नॉट फेयर। उसके आगे आपको जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं। मेरी क्या गुमराह कर रहे हैं? एलओपी साहब, एलओपी साहब, बिदुड़ी साहब, बिदुड़ी साहब, आपको मौका मिला था ना बोलने का, आपको मौका मिला था ना बोलने का, आपको मैं आप बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए साहब, इनको बिठाइए प्लीज। तो सुप्रीम कोर्ट बेकार है। एक्सेप्शनल बोल रहा है, एक्सेप्शनल। आपको क्या परेशानी हो रही है? ठीक है, नहीं क्या, आप बैठ जाइए। आप चलिए। मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। ये कोई आज तक पे डिबेट नहीं चल रही है। बैठ जाओ। बिदुड़ी जी बिठाइए। बिदुड़ी जी ये ठीक नहीं है। बिदुड़ी जी, बिदुड़ी जी, हाँ बिदुड़ी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। आपका राइट ठीक है बिदुड़ी जी, आपका राइट। फिर आपकी बारी आएगी, सब विधायक डिस्टर्ब करेंगे। मुझे मत रोकना। मुझे आप क्या बात है? ये क्या क्या कह रहे हैं? उनको बोले। आप भड़बड़ किए जा रहे हैं, बैठे हुए आप भड़बड़ किए जा रहे हैं। जैसे चूहा कुतरता रहता है वैसे कुतरे जा रहे हैं। बैठ जाइए आप। चलिए। हाँ राघव जी बोलिए। आपको समय दिया था, आप पढ़ लेते हैं फोर को। चलिए राघव जी बोलिए। राघव जी कंक्लूड करिए प्लीज। एक बार टेबल पे चढ़ जाओ। मैं अगला पैरा अभी इनको थोड़ा सा दर्द हुआ। उनका तारतम टूट जाता है किसी वक्ता का, वो बिल्कुल प्लीज। मैं कोई बात नहीं, कोई बात, आदत से मजबूर। गुप्ता जी कपड़े फाड़ लो इसी बात। अध्यक्ष जी, मैंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटन जजमेंट का एक छोटा सा पैरा पढ़ा। मैं उसके बाद जो उनके बहुत ही सीनियर जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा उस जजमेंट में, मैं वो पढ़ना चाह रहा हूं। इन अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द सब्सटैंटिव पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड। यानी कि सारी शक्तियां एक कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। The aid and advice provision contained in the substantive part of Article 239AA, यानी कि दिल्ली के विषय में, also recognizes this principle। यानी कि दिल्ली को जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, विधानसभा बनाई गई, उस प्रोविजन में भी एड एंड एडवाइस
पे एलजी बाउंड है और सबसे सुप्रीम मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो फैसला लेंगे वो बाध्य है। वो आगे कहते हैं, when the lieutenant governor acts on the basis of the aid and advice of the council of ministers, this recognizes the real decision making authority in a democratic form of government that vests with the executive। यानी कि जब उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार के फैसलों पर अपनी मोहर लगाते हैं, वो वास्तव में लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज की असली रिफ्लेक्शन है, उसकी मूलभूत भावना है। आगे वो कहते हैं, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239AA4 indicate that the lieutenant governor must either act on the basis of aid and advice, or where he has reasons to differ, he may refer the matter to the president, abide by the decision communicated by the president. There is no independent authority vested in the lieutenant governor to take decisions। ये वही पढ़ रहा है, अब पढ़ दिया मैंने, मैं वही पढ़ रहा हूं, एक लाइन छोड़ दिया, वही पढ़ रहा हूं। तमाशा बना रखा आपने यार, मैं वही पढ़ रहा हूं जिसपे ये, यार आप बैठ जाइए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष जी, आप एलओपी साहब देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, पिन मार रहे हैं बार बार। ये गलत प्रैक्टिस है, बहुत गलत प्रैक्टिस है। जब आपकी बार आपकी बारी आएगी बोलने की, तब देखना विधायक क्या करते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही बात, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। नहीं, उनको बोलने दीजिए। मैं बिजली जी नहीं। किसमें? एलओपी साहब, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है वो मेरा व्यक्तिगत। एलओपी साहब आपका तो मुझसे विशेष स्नेह है, मुझे छोटा भाई मानते हैं, इनको थोड़ा देर शांत करा लीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलता। नहीं, इनको बोलिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बैठिए, इनके लिए पानी मंगवाइए। मैं इन्होंने अध्यक्ष जी, इन्होंने, चलिए अब छोड़ दीजिए उनका विषय, मैं बस ज्यादा समय 2 मिनट और लूंगा। 2 मिनट प्लीज, आप बोलिए। इन्होंने देखिए, इत्तेफाक है, इन्होंने जिस प्रोविजन की बात करी कि 239AA4 की बात करो, आप वो क्यों नहीं पढ़ते? मैं सुप्रीम कोर्ट की उसी की इंटरप्रिटेशन जजमेंट पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, और मैं फिर बोलूंगा, मैं अध्यक्ष जी, मैं फिर पढ़ूंगा। इन्होंने मेरी लय तोड़ दी, मैं वही पढ़ रहा हूं। ये कोई तरीका है? मैं आगे पढ़ता हूं, मैं इसको दोहराऊंगा क्योंकि ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। इन्होंने एक इशू उठाया, द प्रोविजंस, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239AA4 इंडिकेट दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर must either act on the basis of the aid of advice of the government, where he has reasons to refer the matter to the president, abide by the decision communicated by the president. There is no independent authority vested in the lieutenant governor to take decisions। यानी कि या तो आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला लिया, डिसीजन है वो पढ़ रहे हैं, दिमाग को खोल लीजिए, अपने दिमाग को खोल के बैठिए, दिमाग को खोल के बैठिए, आप दिमाग को खोल के बैठिए। वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहे हैं, बैठ जाइए नीचे, बैठ जाइए नीचे। आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को, दिक्कत नहीं हो सकती, बैठ जाइए नीचे। चलिए मैं आगे, चलिए। यानी कि सरल भाषा में हिंदी में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि या तो उपराज्यपाल जो चुनी हुई सरकार ने फैसले लिए उस पर अपनी मोहर लगा दें, हस्ताक्षर कर दें बिना किसी हस्तक्षेप के, या फिर अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हैं और उन्हें कोई बहुत ही बड़ी आपत्ति है
तो आप राष्ट्रपति को वो मसला सौंप सकते हैं, उनके विचाराधीन रख सकते हैं। लेकिन आपके पास उपराज्यपाल साहब अपने आप फैसला लेने की ना तो कोई अथॉरिटी है, ना ही कोई शक्ति आपको कानून ऐसी कोई देता है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके बाद इस बहस को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए, इस पे पूर्ण विराम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है, दीपक मिश्रा साहब लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट के, कहते हैं thus the irresistible conclusion is that the council is only required to communicate and inform its various proposals, agendas, decisions to the Lieutenant Governor so as to keep him apprised and to enable him to scrutinize the proposals, agendas and decisions in order to exercise his powers as bestowed upon him under blah blah blah. Then they say it has to be clearly stated that requiring prior concurrence of the Lieutenant Governor would absolutely negate the ideals of representative governance and democracy conceived for the NCT of Delhi by Article 239AA of the Constitution. यानी कि आपको उपराज्यपाल को, चुनी हुई सरकार को, सिर्फ उपराज्यपाल को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा लिए गए निर्णय बताने हैं, इन्फॉर्म करना है, सूचित रखना है, अंधेरे में नहीं रखना, सूचित रखना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उपराज्यपाल की सहमति ली जाए निर्णयों पर। उपराज्यपाल के पास कंकरेंस देने की, सहमति देने की कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ सूचना देते रहो। जो फैसला लिया उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दो उपराज्यपाल को, उन्हें पता लग जाएगा। व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दो। लेकिन उपराज्यपाल की सहमति किसी विषय पे नहीं चाहिए। और ये डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, कैबिनेट सिस्टम की, फेडरलिज्म की मूलभूत भावना है, जो सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को याद कराते हुए कह रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, इससे यह साबित हो जाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो ये परिकल्पना करता है कि चुनी हुई सरकार फैसले ले। किसी के घर में पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी, किसी के इलाके में स्कूल नहीं बनेगा, अस्पताल नहीं बनेगा, तो वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाएगा, मंत्री के पास जाएगा या मुख्यमंत्री के पास जाएगा। वो उपराज्यपाल के पास तो नहीं जाएगा। इलेक्टेड चलाएंगे सरकार को कि सिलेक्टेड चलाएंगे सरकार को, ये बुनियादी बहस जो पिछले 5-7 साल से 2015 से चलती आ रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट के चलते पूरी तरीके से सेटल कर दिया। और ये जो कानून लाया गया जिसमें इस समिति की, इस विधानसभा की, इस सरकार की शक्तियां छीनने की कोशिश करी गई, ये कोई सिर्फ इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं है अध्यक्ष जी, ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इससे ज्यादा गैर संवैधानिक कानून कभी भी इस देश में ना लाया गया, ना पास किया गया। और ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात को स्वीकार लिया है कि अब आज से लेकर आने वाले कई दशकों तक हमारी सरकार, यानी कि भाजपा की सरकार, कभी भी दिल्ली में नहीं बनेगी। दिल्ली को अगर चलाना है, उसका एकमात्र जरिया है कि उपराज्यपाल को बॉस बनाओ और चुनी हुई सरकार को ध्वस्त कर दो। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारा फेसबुक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 2018 का लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो इस सदन में बैठे हर व्यक्ति को पूरी शक्ति देता है। आज इस सदन में बैठे किसी भी विधायक की ताकत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विधायकों से कम नहीं है। हम उतने ही शक्तिशाली हैं और हम अपनी शक्ति और अथॉरिटी को इस्तेमाल कर लोगों के हित में बहुत काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, थैंक यू सो मच।